हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू फिजिक्स ऑन फिंगर टिप्स। आज हम डिस्कस करने वाले हैं नीट 2022 के पेपर का फिजिक्स पोर्शन हम डिस्कस करेंगे। देखिए स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर, एन इलेक्ट्रिक लिफ्ट with a maximum load of 2000 kilogram is moving up with a constant speed of 1.5 meter per second. The frictional force opposing the motion is 3000 Newton. Minimum power delivered by the motor to the lift, यानी मोटर जो है लिफ्ट को मिनिमम पावर डिलीवर कर रही है वो हमें निकालना है, जबकि हमें लोड दिया गया है, स्पीड दी गई है और फ्रिक्शनल फोर्स दिया गया है। तो देखिए स्टूडेंट्स, कैसे सोल्व करेंगे। सबसे पहले देखिए लिफ्ट है और लिफ्ट में वर्टिकली डाउनवर्ड mg लगेगा, फ्रिक्शनल फोर्स नीचे लगेगा क्योंकि जो लिफ्ट है वो ऊपर की तरफ जा रही है, तो टेंशन टी हो गया। सो यूनिफॉर्म वेलोसिटी से जा रही है तो टेंशन जो है F प्लस एम जी से बैलेंस हो जाएगा। सो टेंशन का वैल्यू कितना आ जाएगा, फ्रिक्शनल फोर्स कितना है 3000 न्यूटन अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, प्लस एम जी 2000 इंटू 10, इट मीन्स टोटल हमारे पास 23,000 हमारे पास क्या आ जाएगा, टेंशन आ जाएगा। पावर P इक्वल्स टू एफ डॉट वी होता है, तो एफ यहाँ पे टी लेंगे, 23,000 मल्टीप्लाई बाय वी कितना है 1.5, यानी 34500 वॉट हमारे इस क्वेश्चन का आंसर होगा। ऑप्शन 3 इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, टू होलो कंडक्टिंग स्पेयर्स ऑफ रेडियस R1 and R2, R1 is greater than R2, have equal charges. The potential would be, तो देखो दो होलो कंडक्टिंग स्पेयर्स दिए गए हैं और उनकी रेडियस दी गई है, दोनों पर चार्ज सेम है। हमें पता है पोटेंशियल निकालना है, तो V का फॉर्मूला क्या होता है, V इक्वल्स टू के क्यू बाय आर। यहां से हमें मिलता है V इज प्रोपोर्शनल टू 1 बाय आर। सो V इज प्रोपोर्शनल टू 1 बाय आर है, तो V1 अपॉन V2 इक्वल्स टू R2 अपॉन R1, यानी जिसकी रेडियस ज्यादा होगी उसका क्या कम होगा, उसका पोटेंशियल कम होगा। द पोटेंशियल वुड बी, किसका, मोर ऑन बिगर स्पेयर, मोर ऑन स्मॉल स्पेयर, बिल्कुल ये करेक्ट आंसर है, क्योंकि जिसकी रेडियस कम होगी उसका पोटेंशियल ज्यादा होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ए शेल ऑफ मास m इज एट रेस्ट इनिशियली, इट एक्सप्लोड्स इनटू 3 fragments having mass in the ratio 2:2:1. If the fragments having equal masses fly off along mutually perpendicular direction with velocity v, the speed of the third lighter fragment is। तो देखिए बहुत अच्छा क्वेश्चन है। यहां देख लीजिए कि दो जो फ्रेगमेंट्स है एक दूसरे के नॉर्मल जा रहे हैं, थर्ड का हमें पता नहीं है तो थर्ड का हम देख लेंगे। जैसा कि कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम से हमें पता लगेगा जस्ट इस डायरेक्शन में जाएगा। तो देखिए टोटल मास हम मान लेते हैं, ये देखिए 2:2:1 है, तो 2/5 m ये हो जाएगा, 2/5 m ये हो जाएगा और 1/5 m ये वाला मास हो जाएगा। सो दोनों का वेलोसिटी सेम है, इधर वी आई कैप, इसका वी जे कैप, इसका v3 मान लेते हैं, पता नहीं किस डायरेक्शन में। सो देखो हमें पता है P इनिशियल इक्वल्स टू P फाइनल, क्योंकि एक्सटर्नल फोर्स 0 है। सो P इनिशियल तो 0 है क्योंकि रेस्ट में था। P फाइनल कितना होगा, 2m/5 v आई कैप, 2m/5 v जे कैप प्लस m/5 v3 वेक्टर, ये हमने निकाल लिया। सो v3 वेक्टर क्या होगा, जैसा कि हमने बताया था कि जस्ट ऑपोजिट आ रहा है, देख लिया आगे, आगे माइनस आया है इसके, -2m/5 वी आई कैप -2m/5 वी जे कैप और m/5 यहाँ आ जाएगा, तो m/5 से m/5 कैंसिल आउट, v3 वेक्टर इक्वल्स टू -2v आई कैप -2v जे कैप। तो इसका मोड हम निकाल लेंगे मैग्नीट्यूड, तो हमारे पास v3 वेक्टर कितना आ जाएगा, मैग्नीट्यूड 2√2v। सो मैग्नीट्यूड 2√2v करेक्ट आंसर है, तो ऑप्शन 3 हमारे इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट,
नेक्स्ट क्वेश्चन है, एज द टेम्परेचर इंक्रीजेज द इलेक्ट्रिक रेजिस्टेंस, यानी टेम्परेचर इंक्रीज करने पर इलेक्ट्रिक रेजिस्टेंस पे क्या इम्पैक्ट पड़ता है। हम देखो जानते हैं कि अल्फा जो होता है, अल्फा मेटल्स के लिए या कंडक्टर्स के लिए पॉजिटिव होता है, सेमीकंडक्टर्स के लिए कैसा होता है, ये सेमीकंडक्टर्स और इंसुलेटर्स के लिए कैसा होता है, ये नेगेटिव होता है। जब हम बात कर रहे हैं कंडक्टर्स के लिए तो रजिस्टिविटी रो इक्वल्स टू एम अपॉन एन ई स्क्वायर टो होती है, जबकि सेमीकंडक्टर्स के लिए रो इक्वल्स टू रो नोट ई की पावर माइनस ई जी अपॉन के टी होती है। ठीक है, तो इस बेसिस पर जब हम देखते हैं कि टेम्परेचर इंक्रीज करने पर जो कंडक्टर्स है उनकी रजिस्टिविटी और रेजिस्टेंस तो इंक्रीज होगा। फॉर कंडक्टर्स के लिए क्या होगा, टेम्परेचर इंक्रीज किया तो रजिस्टिविटी रेजिस्टेंस इंक्रीज होंगे, बट सेमीकंडक्टर्स के लिए क्या होगा, जो टेम्परेचर इंक्रीज करेंगे तो रेजिस्टेंस डिक्रीज होगा। इस बेसिस पे हमारा करेक्ट आंसर कौन सा होगा, ऑप्शन 3। नेक्स्ट क्वेश्चन, a solenoid of radius 1 mm has 100 turns per millimeter. If 1 ampere current flows in the solenoid, the magnetic field strength at the center of the solenoid. So एक सोलेनोइड है, लॉन्ग सोलेनोइड, रेडियस दे रखी है, टर्न्स दे रखे हैं पर mm और साथ में करंट दे रखा है, तो सेंटर पे मैग्नेटिक फील्ड निकालना है। तो लॉन्ग सोलेनोइड के लिए मैग्नेटिक फील्ड का फॉर्मूला क्या होता है, B इज इक्वल्स टू म्यू नॉट एन आई। सो म्यू नॉट कितना है यहाँ पे, म्यू नॉट तो 4 × 10⁻⁷ होता है। सो यहाँ पर हम क्या करेंगे, 4 पाई, पाई की जगह 3.14 लिख देते हैं, 10⁻⁷ ये म्यू नॉट लिख दिया। एन कितना है, 100 टर्न्स पर mm के लिए देखिए 10⁻³ का डिवाइड कर दिया, साथ में आई का वैल्यू कितना है 1 एम्पियर, मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास 12.56 इंटू 10⁻² टेस्ला मैग्नेटिक फील्ड आ जाएगा, यानी ऑप्शन 2 जो है हमारा करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इफ द इनिशियल टेंशन ऑन अ स्ट्रेच्ड स्ट्रिंग इज डबल्ड, then the ratio of initial and final speeds of the transverse wave along the string। देखो जो टेंशन है स्ट्रेच स्ट्रिंग में वो डबल कर दिया गया है, तो क्या होगा, स्पीड्स का रेशियो बताना है। हमें पता है कि v इक्वल्स टू √t अपॉन म्यू होता है, सो यहां से v इज प्रोपोर्शनल टू √t, सो v इनिशियल अपॉन v फाइनल इक्वल्स टू t इनिशियल अपॉन t फाइनल का रूट, और टी इनिशियल और टी फाइनल का रेशियो डबल दिया गया है 1/2, ये लो, तो रेशियो 1 रेशियो √2 हो जाएगा, यानी करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन 3। नेक्स्ट क्वेश्चन, टू ऑब्जेक्ट्स ऑफ मास 10 kg एंड 20 kg रेस्पेक्टिवली आर कनेक्टेड टू द टू एंड्स ऑफ अ रिजिड रॉड ऑफ लेंथ 10 मीटर with negligible mass. The distance of the center of mass of system from the 10 किलोग्राम मास is। देखो क्या दिया गया है, आपको दिया गया है कि एक ये मास है, ये दूसरा मास है, ये रॉड से कनेक्टेड है, रॉड का मास नेग्लिजिबल है, ये 10 kg है, ये 20 kg है। 10 kg को इनिशियल 0,0 पे मान लेते हैं हम। सो सेंटर ऑफ मास क्या होता है, एक्सीएम क्या होगा, m1x1 प्लस m2x2 अपॉन m1 प्लस m2। तो m1 कितना है यहाँ पर 10, x1 कितना है 0, m2 20, x2 हो गया 10 अपॉन m1 प्लस m2 यानी 10 प्लस 20, सो 200 अपॉन 30, तो 20/3 हमारे पास क्या आ जाएगा, इस क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा 20/3 मीटर, तो ऑप्शन 2 हमारा करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, द ग्राफ विच शो द वेरिएशन ऑफ डी ब्रोगली वेवलेंथ ऑफ अ पार्टिकल एंड इट्स एसोसिएटेड मोमेंटम। डी ब्रोगली वेवलेंथ और मोमेंटम में रिलेशन का कर्व कौन सा होगा, देखो हमें पता है डी ब्रोगली वेवलेंथ लैम्डा इक्वल्स टू एच अपॉन पी होता है, तो लैम्डा इज प्रोपोर्शनल टू 1 अपॉन पी, सो कर्व कैसा होगा, कुछ इस तरीके का, सो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन 4। नेक्स्ट क्वेश्चन, एन आइडियल गैस
undergoes 4 different processes from the same initial state as shown in figure below. Those processes are the adiabatic, isothermal, isobaric, isochoric. The curve which represent the adiabatic process among 1, 2, 3, 4 is adiabatic process हमें पहचानना है इस कर्व से. देखिए यहाँ पर प्रेशर और वॉल्यूम के बीच में कर्व दिया गया है. जो वॉल्यूम यहाँ देखिए ये वाला जो कर्व है यहाँ पर क्या किया गया, प्रेशर कांस्टेंट है यानी ये आइसोबैरिक हो गया. जो ये वाला है ये आइसोकोरिक हो गया. आपको ये चीज ध्यान होना चाहिए कि पीवी इक्वल्स टू कांस्टेंट आइसोथर्मल होता है और पीवी गामा इक्वल्स टू कांस्टेंट आइसोबेरिक होता है, एडियाबेटिक होता है. सो एडियाबेटिक सेकंड या थर्ड में से एक होगा, तो सेकंड और थर्ड में से एक होगा, तो आपको ध्यान होना चाहिए कि पीवी गामा इक्वल्स टू कांस्टेंट. सो ये चीज ध्यान रखिएगा आप, अगर जैसे ये कर्व बना रहे हैं तो जैसे जैसे गामा यानी एक एक्सिस की पावर एक्स एक्सिस में जो आपकी कंपोनेंट लिया गया v उसकी अगर पावर बढ़ती जाएगी वैसे वैसे y एक्सिस से डिस्टेंस तो होती जाएगी, बढ़ती जाएगी और x एक्सिस से डिस्टेंस कम होती जाएगी. तो उस कंडीशन में कर्व हमारा कौन सा होगा, ऑप्शन 2. ये pv इक्वल्स टू गामा को रिप्रेजेंट करता है, pv गामा इक्वल्स टू कांस्टेंट को, ये pv इक्वल्स टू कांस्टेंट को. तो करेक्ट आंसर ऑप्शन 2. नेक्स्ट क्वेश्चन. Plane angle and solid angle have unit but no dimensions, dimension but no units. ऑप्शन 3 दे रखा है क्या, नो यूनिट्स नो डायमेंशन. ऑप्शन 4 है बोथ यूनिट्स एंड डायमेंशन. देखो प्लेन एंगल रेडियन होता है और सॉलिड एंगल स्टेरेडियन में होता है, तो यूनिट तो होती है बट इनकी कोई डायमेंशन नहीं होती. तो करेक्ट आंसर ऑप्शन 1. नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए. नेक्स्ट क्वेश्चन है द एंगल बिटवीन इलेक्ट्रिक लाइंस of forces and the equipotential surfaces. तो इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्सेस और जो इक्विपोटेंशियल सरफेस है इनके बीच में एंगल कितना होता है, आपको ये चीज पता होनी चाहिए कि दोनों के बीच में एंगल कितना होता है. जैसे ये इक्विपोटेंशियल सरफेस बनाई है हमने, तो ये लाइन ऑफ फोर्सेस होगी, तो दोनों के बीच में सरफेस कितना होगा. अगर एरिया से पूछता तो 0 डिग्री होता, बट सरफेस और लाइन के बीच में जो एंगल है वो कितना होगा, 90 डिग्री. नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए. एक कॉपर वायर ऑफ लेंथ 10 मीटर, रेडियस 10⁻⁻² upon √5 मीटर, हैज इलेक्ट्रिक रेजिस्टेंस 10 ओम. द करंट डेंसिटी ऑफ द वायर ये हमें निकालनी है फॉर एन इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ 10 वोल्ट पर मीटर के लिए. सो सबसे पहले क्या करेंगे, रेजिस्टेंस निकालेंगे रो एल अपॉन ए से. सो रेजिस्टेंस रो एल अपॉन ए से हम यहाँ से रेजिस्टेंस का फॉर्मूला लगाया और रेजिस्टिविटी यहाँ से रो इक्वल्स टू आर ए अपॉन एल करके निकाल लेंगे. सो आर कितना है हमारे पास 10, एक हम पाई आर स्क्वायर लगा सकते हैं. सो डायरेक्ट वैल्यू रखेंगे तो पाई इंटू 10⁻⁻4 अपॉन पाई अपॉन एल. लेंथ कितनी है इसकी 10. सोल्व आउट करेंगे तो कितना आ गया 10⁻⁻4 मीटर. ये कैंसिल आउट हो गया, ये कैंसिल आउट हो गया. अब E इक्वल्स टू क्या होता है, रो जे, जे इक्वल्स टू ई अपॉन रो. सो ई अपॉन रो आ गया, यहाँ से 10⁻⁻4 ओम इंटू मीटर आए. सो ई अपॉन रो, तो ई कितना है हमारे पास 10, रो का वैल्यू 10⁻⁻4, तो जे कितना आ गया 10⁵ एम्पियर पर मीटर स्क्वायर. तो करेक्ट आंसर क्या हुआ, ऑप्शन 4. नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ देखिए. नेक्स्ट क्वेश्चन. इन द गिवन अनक्लियर रिएक्शन द एलिमेंट एक्स इज, एलिमेंट एक्स निकालना है. देखो यहाँ पर ई प्लस यानी बीटा प्लस डी को हो रहा है और साथ में पॉजिट्रॉन निकल रहा है. तो बीटा प्लस डी के होने की कंडीशन में क्या होता है, हमेशा एक एटॉमिक नंबर कम हो जाता है. तो यहाँ पे एक एटॉमिक नंबर कम कर दो 11 में से. जैसे 11 सोडियम 22 है, तो इसमें से बीटा प्लस डी के होगा, तो उस कंडीशन में क्या होगा 10 नियोन 22 बच जाएगा. तो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन 3 10 नियोन 22. नेक्स्ट क्वेश्चन. द डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ
of two moving particles makes angle of 30 degree and 45 degree with the x-axis as shown in the figure. The ratio of their respective velocity. तो देखिए डिस्प्लेसमेंट दिया गया टू पार्टिकल के लिए और एंगल दिए गए डिस्प्लेसमेंट टाइम कर्व में और आपको वेलोसिटी निकालनी है। आपको पता है वेलोसिटी क्या होती है? स्लोप ऑफ एक्सटी कर्व, एक्सटी कर्व का स्लोप। तो v1 अपॉन v2 इक्वल्स टू tan थीटा 1 अपॉन tan थीटा 2। पुट द वैल्यू, गेट द आंसर। सो tan 30 अपॉन tan 45, tan 30 1 बाय रूट 3, 45 का वैल्यू 1, तो 1 रेशियो रूट 3 इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा। आइए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन हाफ वेव रेक्टिफायर इफ द इनपुट फ्रीक्वेंसी इज 60 हर्ट्ज देन द आउटपुट फ्रीक्वेंसी वुड बी। देखिए आपको ये पता होना चाहिए कि जैसे ये हाफ वेव रेक्टिफायर में ये इनपुट सिग्नल है तो आउटपुट सिग्नल हमें क्या मिलता है? कुछ इस तरीके से। सो देखिए फ्रीक्वेंसी देखी जाती है कि वो अपना साइकिल कब कंप्लीट कर रही है और नया साइकिल कब चालू हो रहा है। तो देखिए यहां से यहां तक टोटल टाइम टी लग रहा है, तो इसको वापस से साइकिल चालू करने में कितना टाइम लग रहा है? इतना ही टी लग रहा है। तो दोनों की फ्रीक्वेंसी क्या होगी? सेम। इनपुट और आउटपुट दोनों की फ्रीक्वेंसी क्या है यहाँ पर? सेम है। तो फ्रीक्वेंसी सेम है तो आंसर क्या आएगा? 60 हर्ट्ज। नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। द रेशियो ऑफ द रेडियस ऑफ गायरेशन ऑफ अ थिन यूनिफॉर्म डिस्क अबाउट एन एक्सिस passing through its center and normal to its plane to the radius of gyration of the disk about its diameter is। So देखिए आपको क्या पूछा गया है कि एक डिस्क है, इसकी रेडियस ऑफ, दो रेडियस ऑफ गायरेशन का रेशियो निकालना है। एक तो होना चाहिए सेंटर से जाने वाले एक्सिस के रेस्पेक्ट के लिए और एक होना चाहिए डायमीटर के लिए। सो इस कंडीशन में मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होता है? mr² by 2 डिस्क के लिए, और अबाउट डायमीटर होता है mr²/4। तो इस कंडीशन में रेडियस ऑफ गायरेशन r/2 √2। इस कंडीशन में रेडियस ऑफ गायरेशन k2 इक्वल्स टू r/2। k1 अपॉन k2 निकालना है तो k1 अपॉन k2 कितना आ जाएगा यहाँ से? 2 अपॉन √2, इट मीन्स √2 रेशियो 1। तो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन 2। देखिए स्टूडेंट्स नेक्स्ट क्वेश्चन। व्हेन टू मोनोक्रोमेटिक लाइट ऑफ फ्रीक्वेंसी न्यू एंड न्यू बाय 2 आर incident on photoelectric metal, their stopping potential becomes Vs by 2 and Vs respectively. The threshold frequency for this metal is। So देखिए आपको कहा गया है कि दो मोनोक्रोमेटिक लाइट है जिनकी फ्रीक्वेंसी न्यू और न्यू बाय 2 है, जो एक फोटो इलेक्ट्रिक मेटल पर डाली जा रही है। स्टॉपिंग पोटेंशियल Vs/2 और Vs है। तो आपको बताना है थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी क्या होगी। देखो स्टूडेंट्स हमें पता है आइंस्टीन की फोटो इलेक्ट्रिक इक्वेशन से EVs इक्वल्स टू क्या होगा? h⁻⁻5। सो जब फ्रीक्वेंसी बढ़ेगी तो उस कंडीशन में क्या होगा? देन उस कंडीशन में साथ में क्या होगा? उस कंडीशन में हमारे पास स्टॉपिंग पोटेंशियल भी बढ़ना चाहिए, लेकिन यहाँ पर ऐसा कोई केस नहीं है। जब फ्रीक्वेंसी न्यू है तो Vs/2 है, जब न्यू बाय 2 है तो यहाँ पे Vs है। तो ये क्वेश्चन एक्चुअल में ऑप्शन या तो रॉन्ग है इसके अंदर। सो ये क्वेश्चन रॉन्ग है, तो ये स्टूडेंट्स इसका बोनस मिलेगा स्टूडेंट्स को जिन्होंने भी अटेम्प्ट किया। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, नेक्स्ट क्वेश्चन है द डायमेंशंस m1 l1 t-2 a-2 belongs to the मैग्नेटिक फ्लक्स, सेल्फ इंडक्टेंस, मैग्नेटिक परमेबिलिटी, इलेक्ट्रिक परमिटिविटी। सो देखिए यहाँ आपको एक चीज ध्यान रखना है कि m1 l1 t-2 और a-2 यानी न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। न्यूटन पर मीटर स्क्वायर जो होती है किसकी होती है? देखते हैं मैग्नेटिक परमेबिलिटी की होती है। कैसे? मैग्नेटिक फोर्स क्या होता है? μ0/5 4 पाई m1 m2 बाई r स्क्वायर। ये न्यूटन में हुआ
इंटू म्यू नॉट इंटू ये एम्पियर इंटू मीटर होता है, तो एम्पियर स्क्वायर मीटर स्क्वायर अपॉन मीटर स्क्वायर, ये कैंसिल आउट, तो न्यूटन पर एम्पियर स्क्वायर किसका हुआ, म्यू नॉट यानी मैग्नेटिक परमेबिलिटी का। तो करेक्ट आंसर ऑप्शन 3 है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए स्टूडेंट्स, नेक्स्ट क्वेश्चन आपको ये तीन सर्किट दिए गए हैं डायोड के साथ में। इन द गिवन सर्किट्स ए बी एंड सी द पोटेंशियल ड्रॉप अक्रॉस द टू पीएन जंक्शन आर इक्वल इन। तो किसमें पोटेंशियल ड्रॉप इक्वल होगा, देखिए यहाँ देखिए ये फॉरवर्ड बायस में अगर ये आइडियल डायोड है तो उस कंडीशन में बात करते हैं। यहाँ ये दोनों फॉरवर्ड बायस में कनेक्टेड है। अगर ये फॉरवर्ड बायस में कनेक्टेड है तो उस कंडीशन में क्या होगा कि इन दोनों पर पोटेंशियल ड्रॉप क्या होगा, सेम। तो एक तो ये आंसर हुआ। ये पी एन यानी फॉरवर्ड में पॉजिटिव से क्या कनेक्टेड है, पी, ये नेगेटिव से पी कनेक्टेड यानी रिवर्स में, तो ये सर्किट ओपन सर्किट हो जाएगा। अगर ये आइडियल डायोड की हम कंडीशन मान रहे तो ये नहीं होगा। साथ में देखिए नेगेटिव से एन और पॉजिटिव से पी कनेक्टेड है, ये भी फॉरवर्ड वायर्स में कनेक्टेड है, तो इन दोनों पर भी पोटेंशियल ड्रॉप सेम होगा। जितना इस पे होगा उतना इस पे होगा, अगर दोनों आइडियल डायोड है तो इस कंडीशन में ऑप्शन ए एंड सी, तो सर्किट बी, बोथ सर्किट्स ए एंड सी, ये आपका करेक्ट आंसर होगा। इन दोनों पर पोटेंशियल ड्रॉप सेम होगा। आइए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन, द एनर्जी दैट विल बी आइडियली रेडिएटेड बाय 100 किलोवाट ट्रांसमीटर इन 1 आवर इज। तो 1 किलोवाट के ट्रांसमीटर से रेडिएट एनर्जी 1 आवर में कितनी होगी। देखिए एनर्जी होती है पावर इंटू टाइम। सो पावर 100 किलोवाट, तो 100 × 10⁻³ इंटू 1 आवर में 3600 सेकेंड होते हैं, 3600, तो यहाँ से 3.6 10⁻7 8 हो जाएगा जूल। तो इसे ये भी कह सकते हैं 36 10⁻7 जूल। तो करेक्ट आंसर ऑप्शन ए होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन, इन अ यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट अ स्टूडेंट ऑब्जर्व्स 8 fringes in a certain segment of screen when a monochromatic light of 600 nanometer wavelength is used. If the wavelength of light is changed to 400 nanometer, the number of fringes he would observe in the same region of the screen. कहा गया है कि 8 फ्रिंजेस उसको मिलती है कब, जब 600 नैनोमीटर की वेवलेंथ यूज करता है। तो उस कंडीशन में सेम रीजन में अगर 400 नैनोमीटर की अगर लाइट यूज की जाए तो कितनी फ्रिंजेस मिलेगी। तो देखो n1 λ1 इक्वल्स टू n2 λ2। n1 कितना दिया गया है 8, λ1 है 600, n2 कितना है पता नहीं है अभी, λ2 400 नैनोमीटर। तो नैनो से नैनो कट गया, ये कैंसिल आउट, 4 2 टाइम्स, n2 हमारे पास आ गया 12, तो करेक्ट आंसर है 12। नेक्स्ट क्वेश्चन, the peak value voltage of the AC source is equal to, पीक वोल्टेज कितना होता है, देखो पीक वोल्टेज के लिए हमें पता है AC सोर्स बताना है, तो VRMS इक्वल्स टू क्या होता है, V0/√2। तो यहाँ पीक वोल्टेज V0 है, तो V0 क्या हुआ, √2 मल्टीप्लाई बाय VRMS। तो VRMS का कितना टाइम्स, √2 टाइम्स, √2 टाइम्स ऑफ द RMS वैल्यू ऑफ द AC सोर्स। तो करेक्ट आंसर ऑप्शन 3। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। देखिए क्वेश्चन, इफ अ सोप बबल expands the pressure inside the bubble। देखो बताना है कि एक सोप बबल है, देखिए जैसे सोप बबल है, तो सोप बबल के अंदर प्रेशर एक्सेस कितना होता है अंदर, P0 प्लस 40/R। सो बोल रहा है रेडियस एक्सपांड्स करता है तो रेडियस इंक्रीज होगी, रेडियस इंक्रीज होगी तो जो ये नेट वैल्यू है ये डिक्रीज होगी, तो प्रेशर डिक्रीज होगा। तो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन 1 यानी डिक्रीज। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, a biconvex lens has radii of curvature 20 centimeter each. If the refractive index of the material of the lens is 1.5, the power of the lens is। देखो ये एक बाइकॉन्वेक्स लेंस है, ठीक है। सो इसके लिए हम लेंस फॉर्मूला लगाएंगे, P 1/f इक्वल्स टू, और 1/f क्या होता है, पावर।
P इक्वल्स टू 1/f इक्वल्स टू n21 माइनस 1, लेंस मेकर फॉर्मूला लगाते ही आंसर आ जाएगा 1/r1 माइनस 1/r2. So n21 1.5 minus 1 1/20 माइनस 1/20, क्योंकि बाई कॉन्वेक्स है तो रेडियस सेम है. तो ये कितना आ गया हमारे पास में 0.5 इंटू 2/20. इट मीन्स 1/20 सेंटीमीटर इनवर्स. इसको मीटर इनवर्स में कन्वर्ट करेंगे यानी डायप्टर में, तो 100/20 डायप्टर यानी 5 डायप्टर आंसर आएगा. तो करेक्ट आंसर है 5 डायप्टर. सो ऑप्शन 3 करेक्ट है. नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं. देखिए स्टूडेंट्स, नेक्स्ट क्वेश्चन. द रेशियो ऑफ द डिस्टेंस ट्रेवल बाय अ फ्रीली फॉलिंग बॉडी इन द फर्स्ट, सेकंड, थर्ड एंड फोर्थ सेकंड. देखो हमें पता है कि s इक्वल्स टू क्या होता है ut प्लस हाफ ए टी स्क्वायर. तो इनिशियल वेलोसिटी अगर जीरो मान ले तो हाफ ए टी स्क्वायर है ना. तो s इन t टाइम इज प्रोपोर्शनल टू टी स्क्वायर होता है. जैसे 1 सेकेंड में बात करेंगे तो s1 हो गया 1 का स्क्वायर, s2 हो गया 2 का स्क्वायर, तो यहाँ हो जाएगा 4. लेकिन पर्टिकुलर सेकंड डिस्टेंस में ट्रेवल कितना करेगा 4 माइनस 1 यानी 3. सो ये हमेशा ध्यान रखना s1 रेशियो s2 रेशियो s3 रेशियो s4, ये हमेशा क्या होता है 1:3:5:7. ठीक है, रेशियो आगे बढ़ता जाएगा. तो करेक्ट आंसर है ये ऑप्शन 3. नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं. नेक्स्ट क्वेश्चन है 27 नंबर. A spherical ball is dropped in a long column of a highly viscous liquid. The curve in the graph shown which represent the speed of the ball as a function of time. तो स्पीड ऑफ द बॉल और फंक्शन ऑफ टाइम का ग्राफ हमें बताना है कौन सा करेक्ट है. देखो किसी लिक्विड में जब बॉल को डाला जाता है ना, तो उस कंडीशन में क्या होता है धीरे धीरे यहाँ पर फोर्स लगने वाले कौन कौन से इसमें, एक तो नीचे की तरफ फोर्स लग रहा है कौन सा ग्रेविटी, ऊपर की तरफ एफ बॉइंट और साथ में विस्कस फोर्स. ठीक है, तो ये लग रहे हैं तो इसके कारण क्या होगा एक टाइम ऐसा आएगा जब आपके जो बॉल है वो किस में आ जाएगी इक्विलिब्रियम में आ जाएगी और सेम कांस्टेंट वेलोसिटी से नीचे की तरफ मूव करने लगेगी. तो एक टाइम बाद क्या होगा वेलोसिटी कम होते होते क्या हो जाएगी कांस्टेंट हो जाएगी. तो करेक्ट करो क्या होगा ऑप्शन बी. ये आपके ये वाला जो कर्व होगा धीरे धीरे वेलोसिटी कम होती हुई ये हो जाएगी. तो करेक्ट आंसर ऑप्शन बी. नेक्स्ट क्वेश्चन. नेक्स्ट क्वेश्चन इज लेट T1 and T2 be the energy, ये ध्यान रखना है टाइम पीरियड नहीं है एनर्जी है, of an electron in the first and second excited state of hydrogen atom. According to Bohr's model of an atom, the ratio of T1 and T2. So T1 upon T2 क्या हो जाएगा देखिए -13.6 जेड स्क्वायर अपॉन एन स्क्वायर. तो जेड स्क्वायर तो सेम है, हाइड्रोजन एटम की बात कर लेते हैं सेम एटम के लिए. एन स्क्वायर यानी फर्स्ट वाले में हमें क्या करना है सेकंड और थर्ड क्या कह रहा है फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट सेकंड एक्साइटेड स्टेट. तो देखिए फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट का मतलब होता है 1 से 2 में गया और सेकंड एक्साइटेड स्टेट है कि 3 में गया. ठीक है, तो अपॉन 2 का स्क्वायर अपॉन T2 कितना हो जाएगा -13.6 जेड स्क्वायर अपॉन 3 का स्क्वायर. सो यहाँ से हमारे पास में वैल्यू क्या आ जाएगा 9:4. एक्साइटेशन स्टेट का ध्यान रखना है फर्स्ट ऑर्बिट बोलता फर्स्ट स्टेट बोलता या फिर फर्स्ट ऑर्बिट बोलता तब हम यूज कर सकते थे, लेकिन एक्साइटेशन स्टेट का मतलब है 1 से 2 में जा रहा है ट्रांजिशन हो रहा है तो सेकंड में पहुंच गया वो. सेकंड एक्साइटेशन स्टेट का मतलब है 1 से 3 में जा चुका है वो. ठीक है, या 2 से 3 में जा चुका है. तो करेक्ट आंसर है 9:4. नेक्स्ट क्वेश्चन है अ स्क्वायर लूप ऑफ साइड 1 मीटर and resistance 1 ohm is placed in a magnetic field of 0.5 Tesla. If the plane of loop is perpendicular to the direction of the magnetic field, क्या कहा गया है plane of loop is perpendicular to the direction of magnetic field. The magnetic flux through the loop ये हमें निकालना है. देखो इस तरीके से दिया गया जैसे मैग्नेटिक फील्ड है तो लूप कुछ इस तरीके से है इसके परपेंडिकुलर. ठीक है, तो एरिया कितना एंगल बनाएगा एरिया मैग्नेटिक फील्ड के साथ में 0 डिग्री एंगल बनाएगा. ठीक है, सो फाई इक्वल्स टू बी ए कॉस थीटा
बी का वैल्यू कितना है यहाँ पे 0.5, ए का वैल्यू 1 का स्क्वायर इंटू कॉस 0 1 हो गया। सो 0.5 वेबर हमारा आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, two resistors of resistance 100 ohm and 200 ohm are connected in parallel in an electrical circuit. The ratio of the thermal energy developed in 100 ohm to that in 200 ohm in a given time is। देखिए क्या कहा गया है, दो रजिस्टर है 100 ओम और 200 ओम के, और दोनों पैरेलल में कनेक्टेड है। तो रेशियो ऑफ थर्मल एनर्जी, तो देखो किसी पर्टिकुलर थर्मल एनर्जी का रेट निकालेंगे, यानी पावर डिसिपेट का रेट भी निकालेंगे तो वही आएगा। तो हम कह सकते हैं कि पावर का फॉर्मूला वैसे क्या होता है, वी स्क्वायर अपॉन आर। जो पावर का रेशियो आएगा वही थर्मल एनर्जी का रेशियो आएगा। सो P1 अपॉन P2, अगर वोल्टेज सेम है दोनों का तो R2 अपॉन R1। सो R2 अपॉन R1 यानी 200 अपॉन 100 यानी 2 अपॉन 1। सो जो पावर का रेशियो आएगा वही थर्मल एनर्जी का रेशियो आएगा। तो करेक्ट आंसर ऑप्शन 2 है, 2:1। सो नेक्स्ट क्वेश्चन इज गिवन बिलो आर टू स्टेटमेंट्स। दो स्टेटमेंट यहाँ दिए गए, स्टेटमेंट 1 और स्टेटमेंट 2। सो स्टेटमेंट 1 है, बायोसावर्ट्स लॉ गिव्स अस द एक्सप्रेशन फॉर द मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ ऑफ एन इनफाइनेटेसिमल current element ideal of a current carrying conductor only। सो पहले स्टेटमेंट 1 का चेक कर लेते हैं। जो बायो-सावर्ट लॉ होता है क्या होता है किसी कंडक्टर के लिए, और किसी कंडक्टर के लिए बायो-सावर्ट लॉ क्या हमने पढ़ा है, B इक्वल्स टू म्यू नॉट आई डी एल साइन थीटा अपॉन 4πr²। सो एक्चुअल में ये करंट कैरिंग कंडक्टर्स के लिए क्यों है, क्योंकि जो इंसुलेटर्स होते हैं उनमें करंट फ्लो नहीं होता है तो मैग्नेटिक फील्ड जनरेट नहीं होगा। सो बी इक्वल्स टू म्यू नॉट आइडियल साइन थीटा अपॉन 4πr², इसके लिए वैलिड है, एक आइडियल यानी करंट कैरिंग कंडक्टर्स के लिए। सो स्टेटमेंट 1 करेक्ट है। स्टेटमेंट 2 की ओर बढ़ते हैं। बाय-सावर्ट्स लॉ इज एनालोगस ऑफ कूलम्ब्स लॉ, इनवर्स स्क्वायर ऑफ चार्ज क्यू, law of charge q with an former being related to the field produced by the scalar source ideal। नो स्टूडेंट्स, जो मैग्नेटिक फील्ड जनरेट किया जाता है वो एक आइडियल यानी वेक्टर सोर्स के द्वारा किया जाता है। ये वेक्टर होता है, ये स्केलर नहीं होता, तो यहाँ पे स्केलर बताया गया। दूसरा, लेटर बीइंग प्रोड्यूस्ड बाय द वेक्टर सोर्स क्यू। नो, चार्ज एक स्केलर होता है, यानी इलेक्ट्रिक फील्ड स्केलर क्वांटिटी से जनरेट होता है और मैग्नेटिक फील्ड यहाँ पर वेक्टर क्वांटिटी से। यानी ये वाला स्टेटमेंट इनकरेक्ट है, स्टेटमेंट 1 करेक्ट है। तो ऑप्शन 3 इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, मैच लिस्ट 1 विद लिस्ट 2। आपको इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स दी गई है, उनका वेवलेंथ दिया गया है। देखो स्टूडेंट्स, सबसे ज्यादा वेवलेंथ किसकी होती है, सबसे ज्यादा वेवलेंथ होती है रेडियो वेव की। सबसे कम वेवलेंथ किसकी होती है, गामा रेज की। और उससे थोड़ी ज्यादा किसकी होती है, एक्स रेज की। तो यहाँ पर गामा तो है नहीं, एक्स रेज है, तो एक्स रेज की सबसे कम होगी, तो सबसे कम वेवलेंथ क्या हुई, यहाँ पे 10⁻⁻10, ये मैच करा दिया। सबसे ज्यादा किसकी हुई, एएम वेव्स की, ये मैच करवा दिया। माइक्रोवेव बची और इंफ्रारेड बची। तो आपको ये चीज पता होनी चाहिए कि जो माइक्रोवेव होती है उनकी वेवलेंथ ज्यादा होती है कंपेयर टू इंफ्रारेड। ये लो मैच करवा देते हैं। सो ए का सेकंड इसमें आ रहा है, बी का 3, सी का 4 एंड डी का 1। तो करेक्ट आंसर ऑप्शन 4 होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन। सो क्वेश्चन नंबर 33 इज a light ray falls on a glass surface of refractive index √3 at an angle 60 degree. The angle between refracted and reflected rays would be। तो रिफ्लेक्टेड और रिफ्रैक्टेड रेज के बीच में एंगल निकालना है। सो हमें पता है स्नेल्स लॉ से n1 sin I इक्वल्स टू n2 sin R। सो n1 का वैल्यू एयर है, एयर के लिए 1 होता है, sin 60 इक्वल्स टू n2 कितना दिया गया है यहाँ पे √3 इंटू साइन R। सो साइन 60 √3/2, तो साइन R 1/2 बचेगा, यानी R इक्वल्स टू 30 डिग्री। अब देखिए
ये सरफेस है, नॉर्मल, लाइट रे इंसिडेंट हुई 60 डिग्री एंगल पे, रिफ्रैक्ट हो गई 30 डिग्री एंगल पे, रिफ्लेक्टेड रिफ्लेक्टेड रे इस तरफ होगी, ये भी 60 डिग्री एंगल, ये 60 तो ये वाला 30, ये वाला 60, तो 60 प्लस 30 टोटल 90 डिग्री। तो करेक्ट आंसर होगा इसका क्या, 90 डिग्री। ये रिफ्लेक्टेड वे दोनों के बीच में एंगल 90 डिग्री। सो करेक्ट आंसर इज 3। क्वेश्चन नंबर 33, क्वेश्चन नंबर 34 देखिए, व्हेन लाइट रे प्रोपेगेट्स थ्रू अ मटेरियल medium of relative permittivity epsilon r and relative permeability mu r, velocity of light v is given by, c velocity of light in vacuum है। जैसा कि हमें पता है मीडियम में लाइट क्या होती है, v इक्वल्स टू 1 अपॉन अंडर रूट म्यू इंटू एप्सिलॉन। सो इसको कैसे लिखा जा सकता है, देखिए म्यू को क्या लिख सकते हैं, म्यू आर म्यू नॉट, एप्सिलॉन को एप्सिलॉन आर एप्सिलॉन नॉट। सो हमारे पास टर्म बची 1 अपॉन रूट एप्सिलॉन आर म्यू आर मल्टीप्लाई बाय 1 अपॉन रूट म्यू नॉट एप्सिलॉन नॉट। ये जो वैल्यू होती है इसको सी कहा जाता है, तो हमारे पास सी अपॉन अंडर रूट एप्सिलॉन आर म्यू आर, ये वैल्यू आ गई है वेलोसिटी की। तो करेक्ट आंसर क्या होगा, ऑप्शन 4। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 35, अ बॉडी ऑफ मास 60 ग्राम experiences a gravitational force of 3 Newton when placed at a particular point. The magnitude of the gravitational field intensity of that point is, मास दे रखा है, फोर्स दे रखा है, इंटेंसिटी ऑफ ग्रेविटेशनल फील्ड Eg इक्वल्स टू फोर्स ऑफ ग्रेविटी डिवाइडेड बाय मास ऑफ बॉडी। सो फोर्स ऑफ ग्रेविटी 3 न्यूटन, मास ऑफ बॉडी 60 10 की पावर -3, it means 3000 divided by 60, 300 by 6, it means 50 न्यूटन पर केजी। ये हमारा करेक्ट आंसर है, तो ऑप्शन 2 इज करेक्ट। सो क्वेश्चन नंबर 36 इज, two pendulums of length 121 centimeter and 100 centimeter start vibrating in phase. At some instant, the two are at their mean position in the same phase. The minimum number of vibrations of the shorter pendulum after which the two are again in phase at the mean position is. So देखिए हमें पता है जो टाइम पीरियड होता है वो किस पर डिपेंड करता है, टाइम पीरियड डिपेंड्स ऑन स्क्वायर रूट ऑफ लेंथ। टी इक्वल टू पाई रूट एल जी होता है, एल अपॉन जी। सो टी इज प्रोपोर्शनल टू रूट एल होता है। सो टी वन डिवाइडेड बाय टी टू इक्वल्स टू रूट एल वन अपॉन एल टू। सो 121 अपॉन 100 का रूट करेंगे, सो हमारे पास 1.1 आ जाएगा। सो टी वन इक्वल्स टू 1.1 टी टू, 10 टाइम्स मल्टीप्लाई करेंगे 10 टी वन इक्वल्स टू 11 टी टू। सो आंसर क्या है हमारे पास में, 11। जो मिनिमम नंबर ऑफ वाइब्रेशन उसके छोटे वाले कितने होने चाहिए, 11 होने चाहिए, तो 11 आंसर आ जाएगा इसका। देखिए स्टूडेंट्स नेक्स्ट क्वेश्चन 37 क्वेश्चन दे रखा है, द ट्रूथ टेबल फॉर द गिवन लॉजिक सर्किट इज। तो एक लॉजिक सर्किट दे रखा है, उसकी हमें ट्रूथ टेबल बनानी है। देखो यहाँ देखिए ये ए हो जाएगा, ये सिग्नल यहाँ पर बी आ रहा है, तो यहाँ से क्या मिलेगा हमें, ए डॉट बी का होल बार, क्योंकि यहाँ पर ये क्या है, एक नैंड गेट है। यहाँ क्या है, ये तो सिग्नल बी है लेकिन यहाँ ए बार मिलेगा, तो ए बार डॉट बी का होल बार, ये आउटपुट मिलेगा। तो यहाँ हमारे पास में टोटल क्या सिग्नल मिल गया है, ए डॉट बी का होल बार प्लस साथ में हमारे पास क्या आया है, ए बार डॉट बी।
तो हम इसको ए डॉट बी के होल बार को हम क्या लिख सकते हैं, ए बार प्लस बी बार सेपरेट प्लस, इसको भी इसी तरीके से लिख देंगे, ये यहाँ पर एंड गेट है तो डॉट आएगा, साथ में इसको क्या लिखेंगे, ए प्लस बी का बार। ये हमारे पास आउटपुट सिग्नल आ गया। अगर आउटपुट सिग्नल आ गया है तो उस कंडीशन में हम इससे क्या बना सकते हैं, ट्रुथ टेबल बना सकते हैं। इस बेसिस पर हमारी ट्रुथ टेबल कौन सी होगी, ऑप्शन 3 होगी। सो नेक्स्ट क्वेश्चन इज, क्वेश्चन नंबर 38 इज a series LCR circuit with inductance 10 Henry, capacitance 10 microfarad, resistance 50 ohm is connected to an AC source of voltage V equals to 200 sine 100 t volt. If the resonant frequency of the LCR circuit is V naught, the frequency of source V is न्यू है ये, तो न्यू इज, सबसे पहले देखो ये न्यू नोट निकालते हैं। न्यू नोट क्या होगा, रेजोनेंट फ्रिक्वेंसी हम न्यू नोट निकाल लेते हैं, 1/2 पाई रूट एल सी होता है। सो 1/2 पाई, यहाँ एल और सी का वैल्यू 10 और 10 माइक्रोफेरेड, अंडर रूट में 10 इंटू 10 की पावर -5, तो ये हमारे पास वैल्यू कितना आया, 50/पाई आ जाएगा। सो ये 50/पाई आ गया। और न्यू क्या होगा, न्यू के लिए क्या होगा, ओमेगा निकालते हैं, ओमेगा कितना दे रखा है, 100 इक्वल टू 2 पाई न्यू, तो न्यू का वैल्यू कितना आया, 50/पाई, यानी दोनों का वैल्यू 50/पाई होगा, तो आंसर होगा हमारा क्वेश्चन ऑप्शन नंबर 2। सो करेक्ट आंसर इज 2। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, सो क्वेश्चन 39, 2 पॉइंट चार्जेस -q एंड +q दोनों L डिस्टेंस पर रखे, एज शोन इन फिगर। द मैग्नीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट अ डिस्टेंस r। अब देखो ये -q +q क्या बनेगा, डाइपोल। तो डाइपोल के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होता है, E एट एनी पॉइंट kp/r³ 3 cos स्क्वायर थीटा +1 का अंडर रूट। सो यहाँ से E इज प्रोपोर्शनल टू 1/r³ आया, तो करेक्ट आंसर क्या होगा, 2 1/r³। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 40, a capacitor of capacitance 900 picofarad is charged by 100 volt battery as shown in figure। 100 वोल्ट से चार्ज किया जा रहा है, then it is disconnected from the battery and connected to the another uncharged capacitor। अब इसको एक अनचार्ज कैपेसिटर से हमने कनेक्ट कर दिया, ऑफ कैपेसिटेंस 900 पिकोफेरेड, दोनों का कैपेसिटेंस सेम है, shown in figure B। द इलेक्ट्रोस्टैटिक एनर्जी स्टोर्ड बाय द सिस्टम। तो जब दोनों को कनेक्ट करेंगे तो दोनों का एक कॉमन पोटेंशियल हो जाएगा थोड़े टाइम बाद। तो कॉमन पोटेंशियल कितना होता है, C1V1 प्लस C2V2 अपॉन C1 प्लस C2। तो V2 तो 0 है क्योंकि ये डिस्चार्ज था। C1 कितना है, 900 10 की पावर -12 पिको है इसलिए, इंटू 100 डिवाइडेड बाय C1 C2 दोनों सेम है, तो 2 इंटू 900 10 की पावर -12। तो यहाँ से वोल्टेज कितना आ गया, कॉमन वोल्टेज 50 वोल्ट। तो 50 वोल्ट हम इजीली निकाल सकते हैं, कैसे, टोटल एनर्जी U इक्वल टू 2 टाइम्स ऑफ एनर्जी ऑफ वन कैपेसिटर, क्योंकि दोनों सेम है, दोनों का वोल्टेज सेम है इसलिए। तो 2 कैंसिल आउट, C कितना है यहाँ पर 900 10 की पावर -12 मल्टीप्लाई बाय V स्क्वायर यानी 50 का स्क्वायर। सो यहाँ क्या आया वैल्यू, 9 इंटू 10 की पावर -10 इंटू 25 इंटू 10 की पावर -2। सोल्व करेंगे हमारे पास वैल्यू आ जाएगा 2.25 10 की पावर -6 जूल, जो कि इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज 41, गिवन बिलो आर टू स्टेटमेंट्स, वन इज लेबल्ड एज असर्शन एंड द अदर इज लेबल्ड एज रीजन। सो असर्शन पहले देखते हैं, रीजन देखते हैं, दोनों का चेक करते हैं, दोनों ट्रू है या फिर फॉल्स है, जो भी है। द स्ट्रेचिंग ऑफ अ स्प्रिंग इज डिटरमाइंड द shear मॉड्यूलस ऑफ द मटेरियल ऑफ स्प्रिंग। बिल्कुल सही है, क्योंकि जब स्प्रिंग को स्ट्रेच करते हैं तो उसका डायमेंशन चेंज होता है, शेप चेंज होता है, इसलिए हम इसको shear मॉड्यूलस से कैलकुलेट करते हैं। तो देखिए रीजन क्या दिया गया है, अ कॉइल स्प्रिंग ऑफ कॉपर हैज मोर टेंसाइल स्ट्रेंथ देन स्टील स्प्रिंग ऑफ सेम डायमेंशन। नो स्टूडेंट्स, जो
कॉपर होता है इसकी टेंसाइल स्ट्रेंथ स्प्रिंग से कम होती है। सो रीजन ये गलत हुआ और असर्शन हमारा सही है। तो ए इज ट्रू बट आर इज फॉल्स, सो करेक्ट आंसर है ऑप्शन 3। So question number 42 is two transparent media A and B are separated by a plane boundary. The speed of light in those media are 1.5 into 10 to the power 8 and 2 into 10 raised to power 8 respectively. The critical angle for a ray of light for these two media is, हमें पता है mu is proportional to 1 upon v होता है velocity. So mu2 upon mu1 equals to v1 upon v2, या फिर कह सकते हैं mu1 upon mu2 equals to कितना हो जाएगा यहाँ से v2 upon v1. सो mu2 upon mu1 का वैल्यू हमारे पास यहाँ से आएगा 1.5 डिवाइडेड बाय 2 और हमें पता है mu1 sin i इक्वल्स टू mu2 क्रिटिकल एंगल के साइन r 90 डिग्री हो जाएगा। तो हमें इंसिडेंट एंगल निकालना है। देखिए यहां से हमारे पास में वैल्यू कितना आएगा, इंसिडेंट एंगल mu1 अपॉन mu2 इक्वल्स टू 1 अपॉन साइन आई। तो साइन आई इक्वल्स टू mu2 अपॉन mu1, आई इक्वल्स टू साइन इनवर्स mu2 अपॉन mu1 जिसका वैल्यू 1.5 अपॉन 2 है, जिसका वो हम 3/4 लिख सकते हैं। इट मीन्स हमारा वैल्यू आएगा साइन इनवर्स 3/4 यानी 0.750। तो करेक्ट आंसर है ऑप्शन 2 साइन इनवर्स 0.75। The volume occupied by the molecule contained in 4.5 kilogram water at standard temperature pressure if the intermolecular force vanished away is, तो वॉल्यूम ऑक्यूपाइड बाय द मॉलिक्यूल कंटेंट 4.5 किलोग्राम वाटर के लिए बताना है हमें। सो हमें पता है PV इक्वल्स टू nRT होता है। सो V इक्वल्स टू nRT अपॉन P। सो यहां पर हम क्या करेंगे, n निकालेंगे, मास अपॉन मोलिकुलर मास 4.5 10 की पावर 3 डिवाइडेड बाय 18, ये हमारे पास n आ गया है। r का वैल्यू 8.314 होता है। T हम बात कर रहे हैं स्टैंडर्ड टेम्परेचर प्रेशर 273 केल्विन डिवाइडेड बाय प्रेशर, एटमॉस्फेरिक प्रेशर लेंगे, अप्रॉक्स ले लेते हैं 10 की पावर 5। जब इसको सॉल्व करेंगे तो हमारा वैल्यू आएगा 5.6 मीटर क्यूब। सो करेक्ट आंसर है ऑप्शन 4। So question number 44 is a nucleus of mass number 189 splits into two nuclei having mass number 125 and 64. The ratio of radius of two daughter nuclei respectively is. So देखिए हमें पता है size of a nucleus r equals to r naught a raised to power 1 by 3. So r1 upon r2 equals to a1 upon a2 raised to power 1 by 3. वैल्यू पुट करेंगे 125 अपॉन 64 की पावर 1 बाय 3 यानी 5 अपॉन 4, ये हमारे पास आंसर आ जाएगा। तो करेक्ट आंसर ऑप्शन 3। सो स्टूडेंट्स नेक्स्ट क्वेश्चन इज द एरिया ऑफ अ रेक्टेंगुलर फील्ड ऑफ लेंथ 55.3 मीटर एंड ब्रेड्थ 25 मीटर आफ्टर राउंडिंग ऑफ द वैल्यू फॉर करेक्ट सिग्निफिकेंस डिजिट्स इज। सो देखिए राउंड ऑफ करना है इस क्वेश्चन में हमें, तो राउंडिंग ऑफ देखते हैं क्या दिया गया है। 55.3 एरिया इक्वल्स टू 55.3 इंटू 25, वैल्यू आएगा 1382.5। सो अब राउंडिंग ऑफ के रूल लगाएंगे। सो देखिए लास्ट नंबर 5 है, इससे पहले वाला स्टूडेंट्स यहाँ पर हम 2 से स्टार्ट करते हैं। जैसे लास्ट वाला नंबर 5 है तो इससे पहले वाला ऑड है तो ये 0 हो जाएगा। 2 5 से छोटा है, ये 0 हो जाएगा। 8 1 से बड़ा है, 8 5 से बड़ा है तो 9 हो जाएगा, 1390।
और इसको वापस से हम जब सिग्निफिकेंट करेंगे तो 1400 हो जाएगा। तो करेक्ट आंसर होगा 14 इंटू 10⁻²। नेक्स्ट क्वेश्चन इज 46. A Wheatstone bridge is used to determine the value of unknown resistance X by adjusting the variable resistance Y as shown in figure. For the most precise measurement of X, the resistance of P and Q. नॉर्मली क्या होना चाहिए स्टूडेंट्स, जो एक्स और जो वाई होते हैं ना, ये चारों जो रजिस्टर होते हैं ना, ये सेम ऑर्डर के होने चाहिए प्रेसाइज मेजरमेंट के लिए। सो पी और क्यू जो होने चाहिए ना, अप्रोक्स इक्वल होने चाहिए, सेम ऑर्डर, इट मीन्स अप्रोक्स इक्वल होने चाहिए, जिससे बहुत एक्यूरेट रीडिंग आएगी, और बहुत छोटे होने चाहिए। ठीक है, तो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन 2 शुड बी अप्रोक्सीमेटली इक्वल एंड आर स्मॉल। देखिए स्टूडेंट्स, नेक्स्ट क्वेश्चन, अ बॉल इज प्रोजेक्टेड विद एन वेलोसिटी 10 मीटर पर सेकंड एट एन एंगल ऑफ 60 डिग्री विद द वर्टिकल। ये ध्यान रखिएगा, एंगल दिया गया है विद द वर्टिकल। इट्स स्पीड एट द हाईएस्ट पॉइंट ऑफ इट्स ट्रेजेक्टरी विल बी। सो देखिए, ये मान लेते हैं इस तरीके से, ये 60 डिग्री एंगल है, तो ये 30 डिग्री एंगल बचेगा, और हाईएस्ट पॉइंट पे वेलोसिटी है u cos 30। इट मीन्स 10 इंटू √3/2, इट मीन्स 5√3 मीटर पर सेकेंड। तो 5√3 यानी ऑप्शन 2 हमारा करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 48, मैच लिस्ट 1 विद लिस्ट 2। सो लिस्ट 1 में फिजिकल क्वांटिटी है, 2 में उनके डायमेंशन है, मैच कराना है। ग्रेविटेशनल कांस्टेंट की यूनिट क्या होती है, हमें पता है, F इक्वल्स टू क्या होता है, G m1m2/r²। तो G की यूनिट क्या हुई, न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर, यानी इसकी डायमेंशन होगी m-1l3t-2, m-1l3t-2। ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी, किसी भी टाइप की एनर्जी हो, सबकी यूनिट जूल होती है, और उसकी डायमेंशन m1l2t-2 होती है। ग्रेविटेशनल पोटेंशियल क्या होता है, वी ग्रेविटेशनल, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी अपॉन मास। तो m1l2t-2 में m का डिवाइड करेंगे तो क्या बचेगा, m0l2t-2। ग्रेविटेशनल इंटेंसिटी, ग्रेविटी एक्सेलरेशन के इक्वल होती है, तो ये l1t-2। सो करेक्ट आंसर हमारा क्या हुआ है, इस बेसिस पे ए में 2 आना चाहिए, ए में 2, सभी में आ रहा है अभी तो 2, ये वाला इनकरेक्ट हो गया। बी में 4 आना चाहिए, बी में 4, तो ये भी करेक्ट, ये इनकरेक्ट हो गया, ये इनकरेक्ट हो गया। सी के अंदर आना चाहिए 1, तो करेक्ट आंसर हुआ 2। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 49, फॉर एम्पियर सर्किट लॉ फॉर अ लॉन्ग स्ट्रेट वायर ऑफ सर्कुलर क्रॉस सेक्शन कैरिंग अ स्टेडी करंट, द वेरिएशन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड इन द इनसाइड एंड आउटसाइड रीजन ऑफ द वायर। देखिए, हमें पता है एक वायर के अंदर जब मैग्नेटिक फील्ड निकालते हैं, तो बाहर तो हमें पता है μ0I/2πr होता है, बाहर बी आउट तो हो जाता है μ0I/2πr, तो यहाँ से b इज प्रोपोर्शनल टू 1/r मिल जाएगा। लेकिन इनसाइड ये नहीं होता, इनसाइड के लिए हम करंट डेंसिटी यूज करते हैं, और करंट डेंसिटी से निकालते हैं तो क्या आता है, b इनसाइड इज प्रोपोर्शनल टू r होता है, यानी अंदर तो लीनियरली इंक्रीज होता है सरफेस तक, और उसके बाद आपके 1/r डिक्रीज होता है। सो करेक्ट आंसर क्या होगा, देखिए, लीनियरली इंक्रीज फंक्शन of distance r up to the boundary of the wire and then decreasing 1 with 1/r dependence for the outside region। तो करेक्ट आंसर ऑप्शन 3 होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, सो स्टूडेंट्स, लास्ट क्वेश्चन इस पेपर का, अ बिग सर्कुलर कॉइल ऑफ 10 टर्न्स and average radius 10 meter is rotating about its horizontal diameter at 2 radian per second if the vertical component of the Earth's magnetic field at that place 2 into 10 raised to power minus 5 and electrical resistance of coil is 12.56, the maximum induced current in the coil will be। तो मैक्सिमम इंड्यूस करंट निकालना है, तो I इक्वल्स टू क्या होता है, इंड्यूस्ड ईएमएफ अपॉन रेजिस्टेंस, E बराबर क्या होता है, डी फाई बाई डी टी। सो E बराबर डी फाई बाई डी टी,
तो E 1/r इंटू d∅/dt। सो फाई का वैल्यू क्या होगा? फाई इक्वल्स टू बी ए कॉस थीटा, यानी बी ए कॉस ओमेगा टी, यहाँ वैल्यू पुट कर देंगे। जब हमारे पास वैल्यू क्या आएगा, 1/r का वैल्यू कितना है 12.56, बी ए, बी कितना है एन बी आएगा क्योंकि एन टर्न्स हो तो एन साथ में आ जाएगा 1000, बी का वैल्यू 2 इंटू 10⁻⁻5, एरिया पाई आर स्क्वायर, तो पाई इंटू आर का वैल्यू 10 का स्क्वायर, कोस ओमेगा टी का डिफ्रेंसिएशन करेंगे जिसका वैल्यू कितना आ जाएगा, ओमेगा मैग्नीट्यूड में ले लेते हैं साइन ओमेगा टी, यहाँ ओमेगा का वैल्यू 2 रखेंगे और साइन की मैक्सिमम वैल्यू 1 होती है, तो इनको वैल्यू पर रखने पर हमारे पास जो फाइनल आंसर आने वाला है वो कितना होगा 1 एम्पियर, जो कि ऑप्शन 3 है। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर ऑप्शन 3।